देखो, हमने संविधान में तुम लोगों को कुछ एजेंसियों की चर्चा करनी है हमको, चाहे वो भर्ती अभिकरण हो, चाहे वो इलेक्शन कराने वाली रिक्रूटमेंट से जुड़ी हो, इलेक्शन से जुड़ी हो, या किसी भाषा से जुड़ी है, जैसे भाषा आयोग है, SC/ST का हो, OBC का हो, फाइनेंस कमीशन हो, ऐसे कुछ संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं। ठीक है ना। उन संवैधानिक आयोगों को अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो उसी में एक जो है आर्टिकल 315 से यानी 315 से लेकर के 323 के बीच में एक संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन और दो से अधिक स्टेट हों, दो या उससे अधिक स्टेट के ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा की गई है। एक को बोलते हैं UPSC, एक को बोलते हैं PSC और एक को बोलते हैं JPSC। UPSC, PSC, JPSC। जैसे उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है वो PSC हो गया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। दिल्ली में जो है जहाँ सिविल सर्विसेज की भर्ती करता है उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे अगर किसी स्टेट के पास अपना कमीशन नहीं है तो दो स्टेट मिल करके भी कमीशन बना सकते हैं, है ना। तो जब दो या उससे ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये जो भर्ती एजेंसी से पहले देखे होंगे दो कैटेगरी है इसमें, एक सर्विस की कैटेगरी है, एक रिक्रूटमेंट की कैटेगरी है। ये शुरू होता है आर्टिकल 308 से 323 तक। ठीक है। अगर हम 308 को देखें जैसे यहां पर, तो ऐसा समझ सकते हैं, ये सेवा और आयोग यानी कि सर्विस एंड कमीशन, इसमें दोनों है। कहां से, आर्टिकल 308 टू 323 ये आर्टिकल्स हैं। संविधान में जाएंगे तो ये आर्टिकल्स के बीच में मिलता है। तो इसकी कर दी दो कैटेगरी। एक कैटेगरी क्या कर दी, सर्विस की, है ना, सेवा की। दूसरी कैटेगरी क्या कर दी, आयोग। ये एक भर्ती एजेंसी है जिसको हम UPSC, PSC स्टेट का कह लीजिए, स्टेट PSC, JPSC। JPSC का मतलब होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो स्टेट मिलके भी इसको एक कमीशन बना सकते हैं। ठीक है ना। फंक्शनल अप्रोच इसके अपने होंगे। अगर इसको अकॉर्डिंग टू जैसे कि संविधान में लिखा है तो सर्विस वाली जो कैटेगरी है वो 308 से लेकर के 314 तक है, और जो कमीशन वाली आर्टिकल्स हैं, बचा हुआ आर्टिकल इनका है 315 टू 323 ये। ठीक है ना। 308 से लेकर 308 एक प्रकार से देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन है। 308 में इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसको लॉ की भाषा में या संविधान की भाषा में हिंदी में निर्वचन बोलते हैं। आप देखेंगे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो किताब में जब लिखा मिलता है निर्वचन तो वह इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अगर 309 से आप देखें, 309 से लेकर के 314 ये तो इंटरप्रिटेशन है। बस इतना समझ लीजिए कि ये 308 से जो शुरू हुआ 314 के बीच में 308 इंटरप्रिटेशन है और 314 को निश्चित कर दिया गया है, मतलब संविधान से अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है ना।
तो संविधान से जब इसको निकाल दिया आपने, इसको निकाला था आपने अगस्त 1972 में। अगस्त 1972 में 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 28वां संविधान संशोधन के तहत इसको आपने निरसित किया। निरसित एक प्रकार से संविधान से निकाल देना। तो 308 क्या है? इंटरप्रिटेशन। 314 निरसित। अब आपके सामने जो आर्टिकल है ना, 309, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। ये सर्विस से जुड़ा इस आर्टिकल को आपको समझना है। तो जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ी सर्विसेज हैं, जैसे सिविल सेवा वगैरह, इसकी जानकारी आपको हो जाती है, ठीक है ना। पहले वो आप लोगों ने कभी इस तरीके से संविधान कभी चर्चा किया, कभी पढ़ने की कोशिश की है इसको? अपने से पढ़ा कभी? हाँ, नहीं पढ़ा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस कैटेगरी में क्या करेंगे, इतने आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो हमें सर्विस की जानकारी हो जाएगी। किसी चीज को एनालाइज करना, इंटरप्ट एनालाइज कर देना, इंटरप्रेट व्याख्या कर देना। हाँ, जैसे पूरा एक उसका एक सराउंडिंग वे बता देना। जैसे मान लो हमने कहा ये कोचिंग है, कोचिंग का इंटरप्रिटेशन किया, तब जाके अंदर देखा कि वहाँ क्लास है, वहाँ ये है, वो है, इस तरीके की चीज है ना। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे आपने इंटरप्ट वर्ड सुना है ना। इंटरप्रिटेशन एक प्रकार से एनालाइज करना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे माना हमारी ये कोचिंग है, आप सड़क पे खड़े होकर के आपने सोचा इस कोचिंग में ये है, वो है, बोर्ड लगे हैं, फलाना है, ढिमका है। फिर उसके अंदर जाके देखा कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ बैठते हैं लोग, यहाँ ये करते हैं, यहाँ एक, फिर अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। यानी उस सर्विस को एनालाइज करना, ठीक है। सर्विस को एनालाइज करो, कमीशन को एनालाइज करो। ऐसे निर्वाचन आयोग है, उसमें अगर कोई इंटरप्रिटेशन है तो उसको करो, उसके रोल तो बताओ। जैसे हम आपके बारे में अभी क्लास के बारे में क्या कर रहे थे, हम यही बता रहे थे ना, आपको जानकारी तो है नहीं, तो हमने बोला ना पिछले बैच में भी बच्चे 3 मिनट प्रोग्राम वैसे करते थे। ये सब हमने इंटरप्रिटेशन ही किया। इस इंटरप्रिटेशन से आपको एक आइडिया आ जाता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा पहले भी होता रहा है। और कभी कभी इंटरप्रिटेशन में यह भी लिख दिया जाता है, या संविधान में लिखा भी है आगे, कि जैसे माना हमने कोई नियम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम बना दिया, अब हमने सारी चीजें तो पढ़ी नहीं है भाई। जैसे आप कोचिंग में आए, हमने एक रूल बनाया कि सैटरडे को हम लोग एक 3 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो बी प्रैक्टिकल, आपने उस नियम को, ऐसा तो था नहीं कि आपको बहुत पहले से जानकारी दी गई, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं, ऐसे सिर्फ बोल दिया, ठीक है ना। तो क्योंकि हम सब चीज की व्याख्या नहीं कर सकते ना। जैसे माना कल, जैसे कल का उदाहरण है, हमने कहा कि कल हम लोग 3 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, तो हमने ये एनालाइज नहीं किया ज्यादा कि कल बारिश होगी, कोचिंग आने के टाइम, कल कोई फोन करके कहेगा मेरी तबीयत खराब है, या कुछ विद्यार्थी जो है नहीं आएंगे, ऐसा कुछ खास एनालाइज नहीं किया, ठीक। तो जब हमने उसको एनालाइज नहीं किया, क्यों एनालाइज करें, पता नहीं किसकी कल क्या होगी स्थिति। भाई हम संविधान विदों ने जो लिखा, एक लाइन क्या लिखा कि इस संविधान में जो चीज लिखी है 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून रहा हो, हम तो पढ़े नहीं है,
और बाद में भी अगर कोई कानून बनता है, यानी भूत में कोई कानून रहा हो पास्ट में और फ्यूचर में कोई कानून बनता है, लेकिन अगर वो संविधान के को इनक्रोच करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उस कानून को शून्य यानी जीरो माना जाएगा। इतना लिख को चले गए। ये क्या कर दिया, एक प्रकार से अपने पूरी कानूनी व्यवस्था को का इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर दिया कि देखो भाई कि हम 26 जनवरी 50 को जो संविधान लागू कर रहे हैं, अगर इससे पहले कोई कानून है, आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा, इसके पहले अगर कोई कानून है जो मुझे जानकारी में नहीं है और इसके बाद कोई कानून है जो मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब बाद बनता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो कानून जीरो माना जाएगा। दैट इज इंटरप्रिटेशन। हमने कह दिया कि क्लास में कल हम लोग 1 घंटे की क्लास करेंगे, बाकी फिर 3 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी नहीं आता है वो अपनी जिम्मेदारी जाने, वो अपना समझे। ये हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया। अब उसमें जिस विद्यार्थी को लगा आना चाहिए वो आ गया, जिसको लगा नहीं आना चाहिए नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से जो संदेश था वो क्लियर था। कल कोई ये ना कहे कि संविधान में नहीं लिखा है। क्यों? संविधानविदों ने तो कहा था कि ये कानून, अगर कोई कानून जो पहले बना है और संविधान को इनक्लोज कर, कल कोई लेकर कागज आ जाए कि आप संविधान बनाए सन 27 में तो यह कानून था, वो बोलेगा कानून रहा होगा, लेकिन हमने ये लिखा भी है। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाता है तो आपसे गार्जियन से साइन करा लेता है, ले जाता है उसको ऑपरेशन किस लिए, क्या करने के लिए ले जाता है? उसके ऑपरेशन को, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी वो लिखवा लेता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो मतलब इसकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है, जबकि उसमें हजारों मरीज में 2, 4, 10 के साथ तो ट्रेजेडी होती होगी, लेकिन लिखवाता सबसे है। ये उसका इंटरप्रिटेशन पार्ट है। सब कुछ कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कल आप ये नहीं कह सकते कि अस्पताल को तोड़ देंगे, बिकवा देंगे, मुकदमा कर देंगे, वो कर दीजिए, लेकिन वो भी तो अपना सबूत पेश करेगा। साहब ऑपरेशन थिएटर में तो हम ये लिखवाए ही थे कि अगर कोई 19-20 हो गया तो ये अस्पताल की जिम्मेदारी या डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, है ना। तो ये सब चीजें इंटरप्रिटेशन का ही एस्पेक्ट है। भाई जैसे हमने कहा कि भाई आप नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमने कहा कि आप अपना हेल्थ को केयर नहीं करेंगे, टाइम को केयर नहीं करेंगे, प्रेजेंस को केयर नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन नहीं होगी। तो कुछ लोगों के हेल्थ इशू शुरू हो गए, कुछ लोगों के पास बारिश है, छाता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैनेजमेंट नहीं, रिसोर्स नहीं, जो भी कारण हो, प्रेजेंस नहीं, तो प्रिपरेशन भी खतरे में चली गई। तो वो विद्यार्थी इतना तो जान ही गए हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन पहली ही क्लास में हो चुका था। जो पहली क्लासेस में हमने ये सब बताया वो इंटरप्रिटेशन ही तो किया था। अब आप इंटरप्रिटेशन में इंटरप्ट नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि सर कल हम नहीं आए थे, नोट्स का क्या होगा, आप ये बोल नहीं सकते। वो आपकी जिम्मेदारी है। ये हम तो पहले ही एनालाइज कर दिए। आर्टिकल 315 टू 323 हमने बोला ये कमीशन है बच्चा, यूपीएससी, पीएससी, जेपीएससी। 315 में इसका गठन है। यूपीएससी जो है 315 में बनाई गई है ना। एक प्रकार से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसका गठन किया गया है आर्टिकल 315 में, ठीक। और अगर इसके
काम को देखेंगे, फंक्शन को, 320 में मिलेगा। और इसके रिपोर्ट को देखेंगे, हर साल एक रिपोर्ट देता है ये, तो 323 में मिलेगा। इसको मिटाइए, गलत हो गया। अगर इसके रिपोर्ट को देखेंगे तो 323 में मिलेगा और ये 320 में। ये 3 आर्टिकल तो आपको जबान पर रहना चाहिए। बीच में इनके नियुक्ति है, जो कमीशन के लोग होते हैं ना, उनको नियुक्त करेंगे, हटाना है, उनकी कंडीशन है सर्विस की, ये सब चीज़ों से शामिल होते हुए ये 323 पूरा होता है। गठन का मतलब जैसे कि एक लोग, आपने उत्तराखंड में एक लोक सेवा आयोग बनाया तो किस आर्टिकल के तहत बना है? आर्टिकल 315 के तहत। लोक सेवा आयोग जो काम कर रहा है किस आर्टिकल के तहत काम कर रहा है? 320 की तरह। और अगर वो रिपोर्ट अगर गवर्नर को देगा तो किस में देता है? 323 में। ठीक है। इस रिपोर्ट में वही देगा जो काम किया है, कितने लेक्चरर भर्ती किया, कितना पीसीएस भर्ती किया, कितना जेई, कितना एई, कितना क्या, वो जो साल भर में किया रहता है रिपोर्ट देता है। लेकिन ये साल भर में क्या रिपोर्ट देते हैं जब भर्ती ही नहीं करते हैं, है ना। रिपोर्ट हमको लगता है यूपीएससी के अलावा कोई स्टेट ठीक से दे भी रहा है कि नहीं मालूम नहीं। यूपीएससी तो हर साल करा ही रहा है, तो रिपोर्ट तो करेगा ना, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? अगर स्टेट पीएससी होगा तो बच्चा किसको देगा? मान लो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है तो किसको रिपोर्ट करेगा? 323 में किसको रिपोर्ट करेगा? यस, गवर्नर को। और अगर यूपीएससी है तो किसको रिपोर्ट करेगा? प्रेसिडेंट को। अगर जेपीएससी है, जैसे हमने बोला, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये भी प्रेसिडेंट को करेगा। गुड, ये प्रेसिडेंट को करेगा। जो स्टेट का पीएससी होता है, इसके चेयरमैन या मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है स्टेट का गवर्नर, ठीक है। और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें 2 स्टेट तो कम से कम हैं, तभी तो ज्वाइंट बना है, तो वो अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। और यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो 2 मामलों में तो प्रेसिडेंट हो गए और एक मामले में गवर्नर हो गए, है ना। और ये जो अब कमीशन जो फंक्शन करेगा, ये तो अपॉइंटमेंट, ये तो एक नियम है बस। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी पोस्ट को जो संविधान में लिखा है, कोई चीज को जो नियमबद्ध है, ये योग्यता होनी चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए, जहां पर जैसा है, और ये नियुक्त होंगे, ये तो रट लो इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है ना। कार्य की भी अपनी एक डिफिनीशन है भाई। एक जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आपका कुछ फंक्शन होगा, कुछ काम होगा, क्या करेंगे आप? तो जो काम आप करेंगे, जिन कामों को आप अंजाम देंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई है, असाइनमेंट लिखेंगे, टेस्ट देंगे, यही सब काम करेंगे। लेकिन और भी काम क्या किया जा सकता है, जैसे सोचने वाली पर, या जो काम आपको दिया गया उसमें लेट लतीफी क्यों है, देरी क्यों है, दिक्कतें क्या है, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे निपटा जाए, क्या सुधार किया जाए, क्या परिवर्तन किया जाए, यह सब भी चलता रहता है। तो आर्टिकल 320 क्या है? एक फंक्शनल अप्रोच है। किसका? इन्हीं कमीशंस का। इसमें ये काम करते हैं। काम करने में क्या है? अब जैसे माना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग काम कर रहा है, क्या? भर्ती का। अभी एक परीक्षा कल होनी है 9 जुलाई को, बहुत जबरदस्त 1-1.5 लाख लोगों का परीक्षा है, 1,40,000 शायद लोग। और आपने देखा होगा कि पिछला परीक्षा कराया तो पेपर लीक हो गया, तो उसका काम है आवेदन कराना, मतलब आवेदन
एडवर्टीजमेंट निकालना, फिर आवेदन को एक्सेप्ट करना, फिर उसकी बाकायदा स्क्रूटनिंग वगैरह करके, मैनेज करके, डेट क्लियर करके, कहाँ एग्ज़ाम होगा उसको सब कंसेप्ट बना के, एडमिट कार्ड रिलीज करके, पेपर बनवा करके, सब कुछ ये सब उसका काम है। ये सब करके एग्ज़ाम को ईमानदारी से कंडक्ट कराना। नियुक्ति में क्या है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कहानी हो गई, वो तो अलग बात हो गई, वो तो लिखा है साफ साफ, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज एग्जाम में है, क्या पता चला पेपर लीक हो गया। तो कमीशन का जो फंक्शनल अप्रोच है वो चैलेंजिंग हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन उठ जाएंगे। तो चैलेंज कहां पे खड़ा होता है? चैलेंज सैद्धांतिक चीजों में नहीं होता है। जब आप कोई चीज को फंक्शनल, जब आप काम में आ जाते हैं, काम करने के गति में आते हैं, तब आपको कठिनाई दिखेगी। तो कमीशन में, कमीशन गठित होना, कमीशन में लोगों को नियुक्त करना, उनकी सेवा शर्तें तय कर देना, उनके कैसे हटाएंगे ये प्रक्रिया बना देना, रिपोर्ट कैसे देंगे वो सब कर देना, वगैरह वगैरह सब ठीक है। लेकिन जो फंक्शन होता है ना, जो काम होता है, त्रुटि होने की संभावना वहां खड़ी होती है। क्योंकि प्लान और एग्जीक्यूशन जो होता है ना चेला, प्लान और एग्जीक्यूशन अलग अलग परिस्थितियों में हो जाते हैं। हम जो प्लान करते हैं, जैसे आपने अभी देखे होंगे शहर में नालियां बन रही हैं, है ना। प्लान आपने जब का किया हो, लेकिन बन रही तो पहले किए होंगे, लेकिन ये प्लान जरूर किए होंगे संभवतः कि हम बारिश आने से पहले मुख्य नालियों को ठीक कर लेंगे, सफाई कर देंगे, उनको बना देंगे, ताकि शहर में जो पानी होने की कहीं घरों में घुसने ऐसी किल्लत है उससे मुक्ति मिले। लेकिन क्या आप कर पाए? हालात अभी थोड़ा मोड़ा देख के तो लगता है कि अभी फंक्शनल उतना करेक्ट तो हुआ नहीं, बारिश आ गई। तो ये प्लान और एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है, क्योंकि प्लान अलग परिस्थिति में बनता है। प्लान तो बना था कि हम 5 वनडे मैच खेलेंगे और 3 ही वनडे हो पाया, क्योंकि 2 में बारिश बहुत जोर से हो गई तो हुआ ही नहीं। तो प्लान अलग परिस्थिति का होता है। तो फंक्शन ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कमीशन ये भर्ती करेगा, कमीशन की ये ड्यूटी है, कमीशन की ये रोल है। लेकिन जब रोल पे उतरा तो पता लगा कि वहां तो नकल हो गया, पेपर लीक हो गया, बंदोबस्त सही नहीं हुआ, परीक्षा टाइम से नहीं करा पा रहे हैं। ये सब चैलेंजेस आते हैं सामने। तो जब आप मुख्य परीक्षा वगैरह में लिखेंगे, तब इससे कैसे निपटें। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि संघ लोक सेवा का गठन कैसे होता है, ये तो स्टूपिड सा सवाल है, ये तो कक्षा 6, 7, 8 में पूछने वाला सवाल है। भाई लोक सेवा का गठन कैसे होता है ये तो लिखा है उसमें, आप अपने से करेंगे क्या? वो तो लिखा है कैसे गठित होता है, तो संविधान में लिखा है, आर्टिकल 315 पढ़िए, आपको आइडिया आ जाएगा। और 320 में पढ़ेंगे तो फंक्शन वो भी लिखा है कि कमीशन क्या काम करेंगे। लेकिन कमीशन काम करने में जो असुविधाएं का सामना किया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसका कैलेंडर मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक जारी किया था, महीना ठीक से याद नहीं है, मार्च तो था ही शायद, इसके पहले ही जारी किया था, मार्च के इर्द गिर्द में उधर जारी किया था। ठीक है, 18 जून को बोला था यूडीए एलडीए, जिसको हम लोग जनरली समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते, उसके एग्जाम कराएंगे 18 जून को। कहा था कि 2 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स कराएंगे, कहा था कि 23 जुलाई को लोअर सबऑर्डिनेट का प्रीलिम्स कराएंगे, जो एनटी वगैरह, नायब तहसीलदार वगैरह जिसको बोलते हैं। इन तीनों की तारीख आप आइडिया लगा सकते हैं। 2 जुलाई भी बीत चुका है, 18 जून बहुत पहले बीत चुका है, और 23 जुलाई भी बीतने वाला है।
एग्जाम तो छोड़िए, विज्ञप्ति तक नहीं आई। जब उन्होंने प्लान बनाया, ध्यान रखना कि हम इस तारीख को एग्जाम कराएंगे, वो प्लान की परिस्थिति और फंक्शनल अप्रोच लेने की परिस्थिति में कोई साम्यता ही नहीं थी, कोई सिमिलरिटी ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि जैसे मजाक में किया गया होमवर्क था वो। एक बड़ी एजेंसी में बड़े सुधार की, बड़े परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब उसके अप्रोच खटाई में पड़ने लगते हैं। यह चिंता का विषय है कि जिस लोक सेवा आयोग ने 18 जून को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर की बात किया, 2 जुलाई को पीसीएस की बात किया, 23 जुलाई को लोअर सबऑर्डिनेट की बात किया, परीक्षा की बात करा, विज्ञप्ति की नहीं। उस कमीशन ने विज्ञप्ति तक नहीं निकाल पाया। विज्ञप्ति के बाद कम से कम 20-25 दिन, 1 महीने टाइम देता है आदमी फॉर्म भरने का, फिर 3-4 महीने अपनी तैयारी करता है, पेपर ऊपर बनवाएगा। कम से कम विज्ञप्ति के 4-5 महीने में पेपर होता है, और विज्ञप्ति तक नहीं निकली और आपने शेड्यूल दे दिया। तो भैया जो आपने प्लानिंग किया और जो आपको प्लानिंग को जमीन पर उतारना था, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ही क्या है, ये तो नेस्तनाबूत हो गया। तो यहां पर भर्ती एजेंसियां हो या कोई भी एजेंसी हो, तब सुधार की बड़ी गुंजाइश की जरूरत पड़ती। तो यहीं पर लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग यानी को लेकर के यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो क्या सुधार होने चाहिए, आप बताइए भाई। अगर कहें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो अपना कैलेंडर एग्जाम का जारी किया, उसकी तारीख बीत गई, उसकी विज्ञप्ति तक नहीं आई, ऐसे में नीति निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन भर्ती के सिलसिले में किस दृष्टि से देखते हैं और आयोग को क्या सुधार करना चाहिए? एक विद्यार्थी के तौर पर आप क्या लिखेंगे? एक प्रतियोगी के तौर पर क्या सुधार बताएंगे? तो जो संविधान में बेटा लिखा है वो तो रट लीजिए, लेकिन जो आंखों देखा आप मक्खी देख रहे हैं उड़ रही है, डेंगू का मच्छर इर्द गिर्द उड़ रहा है, ठीक है ना। पानी आप पानी की टंकी में रखिए, पानी आप अपने पीने वाली जगह पे जहां पर लगाए हैं आरओ वहां रखिए, लेकिन पानी जमा मत होने दीजिए कहीं जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी में डेंगू का मच्छर पनपेगा। तो यही कोई भी एजेंसी हो, कहां क्या काम करना, आप अपनी फिटिंग पे ध्यान दीजिए, नहीं तो अनफिट करार दे दिए जाएंगे। समझे ना। तो अब सुधार की जरूरत पड़ेगी ऐसे चीजों में। अगर आपने सुधार नहीं किया तो इररिलेवेंसिव हो जाएंगे, हल्के में लिए जाएंगे, वैल्यू गिर जाएगी, डिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो बड़ी इकाइयां हैं, बड़ी व्यवस्था है, ये अपनी इमेज को लेकर के, अपने काम की सतर्कता को लेकर के तो चुंबकीय होना चाहिए ना, कि उंगली ना उठने पाए तेरी ऐसी की तैसी। कमीशन सिलेबस बदल रहा था, वो भी नहीं बदल पाया, बदलने का प्रयास किया, पता नहीं क्या हो गया रास्ते में। सिविल सर्विसेज का सिलेबस लाएंगे, ऐसा कुछ मनोदशा बनी भी, फिर बीच में क्या अड़चन आ गई वो भी नहीं कर पाए, चाहे वो पॉलिटिकल अड़चन आई हो, चाहे किसी भी एंगल से आई हो, काम नहीं हुआ, अब वो भी खटाई में पड़ गया। तो यह सब फंक्शनल जो एक्टिविटी है, यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से रुकावट में है। तो इसका सबसे बड़ा लॉस किसका होता है मालूम है? क्योंकि कोई भी भर्ती एजेंसी हो या गवर्नमेंट हो, वो सब पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, तो लॉस में हमेशा पब्लिक ही जाएगी। अब चूंकि इसके खेमे बटे हुए हैं, आपने कभी गौर किया होगा, हम संविधान की इकाइयों की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोक सेवा आयोग की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग को छोड़ दीजिए, लोक सेवा आयोग स्टेट की, ये संवैधानिक इकाइयां हैं, है ना। इसमें साफ साफ लिखा आर्टिकल 323 में स्टेट
गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, अपनी एक्टिविटी को बताएंगे। यूपीएससी हर साल भर्ती करके एक रिजल्ट देता है, कम से कम राष्ट्रपति को तो बताता ही होगा कि साहब हमने इतनी भर्ती की है। हमको समझ में नहीं आता कि स्टेट कमीशन क्या बताते होंगे कि हमने पेपर आउट करा दिया, हमने लीक हो गया पेपर, क्या बताते होंगे कि साहब परीक्षा कर रहे थे, पेपर ही लीक हो गया है, फिर से सर डेट दिए हुए हैं, देखते हैं सर वो भी ठीक से होता है कि नहीं होता है। क्या लिखते होंगे अपनी रिपोर्ट में? हाँ, तो ये चैलेंज इतना भी बड़ा नहीं है कि आप इसको ना कर पाए, लेकिन चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की प्रॉब्लम हो, चाहे हम कहते हैं छोट भैया नेतागिरी की प्रॉब्लम हो, लेकिन सफरर तो युवा हो रहा है ना, युवा उस भर्ती एजेंसी से कनेक्ट है, तो जो कनेक्ट होगा वही। और इसी देश में अभी आप 315 में हमने जैसे बोला क्या कि आयोग का गठन होता है, 320 में काम करता, 323 में रिपोर्ट देता, 324 जस्ट नीचे उसके, जस्ट 323 के नीचे 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो फंक्शनल एस्पेक्ट आप जाके देखें, हर 5 साल में इस देश में चुनाव हुआ कि नहीं? हाँ भाई, इमरजेंसी वगैरह में कोई परिस्थिति बदलती उसको छोड़िए, वो तो क्लॉज लिखा ही है संविधान में कि अगर राष्ट्रीय आपात है तो 1 साल के लिए आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। 5 साल में चुनाव, अरे 5 साल छोड़ो यार, 89 में चुनाव हुआ, फिर 91 में चुनाव हुआ, 96 में चुनाव हुआ, फिर 98 में चुनाव हुआ, 98 के बाद 99 में चुनाव हुआ। आपने साल साल भर 13-13 महीने के अंतर पे भी चुनाव कराए हैं। मतलब इतने एक्टिव है कुछ आयोग कि 5 साल का चुनाव मध्यावधि चुनाव हो गया, उसके चुनाव करवाने में सक्सेस। यानी वही संवैधानिक संस्था जो आर्टिकल 323 में है और 324 में, यानी एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 से 329 के बीच उसकी चर्चा है, 324 टू 329 उसकी यात्रा चलती है। वो हर 5 साल पे बाकायदा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भी ले लो, राष्ट्रपति ले लो, उपराष्ट्रपति, सबका समय से चुनाव करा रहा, विधान परिषद वगैरह 6 चुनाव करवाता है वो जो केंद्र वाला है, सबका समय से चुनाव हो रहा है। और यहां तक कि लोकसभा के रास्ते में भटक जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए तो मध्यावधि चुनाव हो जाता है। लेकिन वही संविधान में लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 में है, 315 से 323 के बीच उसकी यात्रा है। 3-3, 4-4 साल में एक एग्जाम नहीं करा पा रहा है, जिस एग्जाम को उसको 1 साल में करा देना चाहिए। भाई, राष्ट्रपति हर 5 साल में हटते हैं, इसलिए 5 साल में चुनाव होता है। सरकार 5 साल में बदलती है, इसलिए 5 साल में चुनाव होता है। लेकिन दफ्तरों से रिटायर्ड तो हर साल होते हैं ना, इसलिए भर्ती हर साल होनी चाहिए। भाई, रिटायर्ड हो गए तो इधर से कहते हैं ना कि आपने स्कूल में पढ़े होंगे ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लिखा पढ़े हैं कि नहीं? जिसको शिक्षा लेना हो आए, और जो सेवा दे चुका हो निकले। यूथ इधर से कैप्चर करो और इधर से बूढ़ा छोड़ दो। हमारी नई व्यवस्था क्या है? हाँ, हमारी नई व्यवस्था क्या है? हमारी व्यवस्था क्या है? 60 साल में आप क्या करते हैं? बूढ़ों को छोड़ देते हैं। हालांकि आजकल कोई 60 साल बूढ़ा नहीं है। 60 साल में कौन बूढ़ा हो जाता है यार? सब जवान ही रहते हैं, शादी कर रहे हैं लोग 60-60 साल में, है ना? तो 60 बूढ़ा छोड़ो, तो बूढ़ा तो छोड़ दिए, तो संगठन से एक्सपीरियंस तो निकल गया, कामगार निकल गया, मानव संसाधन निकल गया। लेकिन चेला इधर से अगर यूथ कैप्चर नहीं करोगे तो संगठन बैलेंस में नहीं रहेगा ना राजू। जापान में क्या हुआ? चाइना में क्या हुआ?
सिंगल चाइल्ड पॉलिसी 1980 से क्या हुआ? जापान में विवाह नहीं करने से क्या होगा? क्या हो रहा है? अरे यार, जो 60 का है, जो 50 का है, वो 90 का होगा। लेकिन इधर से जब पैदा ही नहीं हो रहा है तो बूढ़ों का देश हो जाएगा ना चेला। संगठन में 60 साल में आपने लोगों को रिटायर्ड कर दिया, लेकिन इधर से भर्ती तो हुई नहीं, तो संगठन असंतुलन। इस असंतुलन से पब्लिक इंटरेस्ट को समाधान देना मुश्किल है, जनहित को सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा। प्रवाहशीलता आबाद रूप से नहीं चल रही है, बाधित है। इसलिए भर्ती एजेंसियां अगर हर साल भर्ती करके देती रहेंगी, क्योंकि इधर हर साल लोग रिटायर्ड होते हैं, तो युवा इधर आता रहेगा, बूढ़ा इधर जाता रहेगा, संतुलन संगठन का बना रहेगा और फंक्शनल अप्रोच उसका करेक्ट रहेगा। पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनता का हित सुनिश्चित होता रहेगा। और का काम है सरकार का? सरकार बिना मैन पावर के काम करेगी यार? सरकार को तो हर जगह पुलिस भी चाहिए, दरोगा भी चाहिए, मास्टर भी चाहिए, पीसीएस भी चाहिए, डीएसपी भी चाहिए। कोई और भी जो भी सब होता है, एआरटीओ, आरटीओ, सेल टैक्स में सब तो चाहिए ना। अब तो जीएसटी होते हैं अधिकारी, ये सब चाहिए ना। तो आप रिटायर्ड करते रहेंगे, भर्ती करेंगे नहीं। तो ये जो हमारी भर्ती एजेंसी है, इसका ड्यूटी है कि विज्ञापन दें, युवाओं का खुला आवेदन हो। इसको खुली भर्ती बोलते हैं बच्चा। जैसे एक इंस्पेक्टर जब सर्किल अफसर बनता है पुलिस में, एक इंस्पेक्टर का जब प्रमोशन होगा ना, तो वो सर्किल अफसर बनेगा, जिसको बोलते हैं सीओ। सीओ इट मीन्स आप डिप्टी एसपी समझिए। और जब कमीशन से एक युवा आता है तो वो भी डिप्टी एसपी आ सकता है सीधे। तो सीधे डिप्टी एसपी ये है खुली भर्ती, और इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी ये है बंद भर्ती। एक दरोगा एक सब इंस्पेक्टर बन गया, तो सब इंस्पेक्टर की जगह खाली हुई होगी, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं की आप, तो इंस्पेक्टर बन गया, तो सब इंस्पेक्टर का रिक्त हुआ ना, तो उसकी जगह नीचे से आना चाहिए ना। अगर आप लाएंगे नहीं तो संगठन में बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इस बैलेंस से क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, बस। और कुछ होता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? जैसे व्यक्ति जब आ ही जाता है तो कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, और क्या? टमाटर का रेट ज्यादा से ज्यादा कितना कर देंगे? चाहे जितना कर दीजिए, हम खाएंगे ही नहीं टमाटर। तो सरकारी व्यवस्था में मानव संसाधन का बैलेंस बिगड़ने से उसी इंसान का, मतलब उसी नागरिकों का इंटरेस्ट खतरे में होता है। और आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन सरकारें भी क्या करती हैं? अपने अधिकारियों में उलझ जाएंगी, उनकी नाफरमानी के बावजूद भी शांत पड़े रहेंगे। सक्रिय अगर कोई सक्रियता दिखा भी रहा है तो उसको टांग खींचने वाले दो चार ठो मिल जाएंगे। आप देखेंगे बहुत बुद्धिजीवी लोग भी अगर हो ना, तब भी उस समाज में काम अच्छा नहीं कर पाते। बहुत ईमानदार टाइप का व्यक्ति हो ना, तब भी उस समाज में नहीं टिक पाता है, क्योंकि बाकी लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। इसलिए बहुत मतलब मुश्किल दशा में व्यवस्थाएं चली जाती हैं। कितने ईमानदार अफसर आईएएस होंगे, उनको विभाग ही आप ठीक नहीं दिए होंगे जहां पर वो बेचारे थोड़े एक्टिव हो सके। और कितने ऐसे होंगे जो मतलब मंत्रियों के साथ या ऐसे कुछ घुसपैठ करके अच्छे विभाग लिए होंगे और पब्लिक इंटरेस्ट में उतना बेहतर काम भी नहीं कर रहे होंगे। हर तरह के लोग होते हैं। तो इसमें जो
देखना पड़ेगा ना इसको, नहीं देखेंगे तो डेमोक्रेसी में जो सपने हैं वो अधूरे रह जाएंगे। भाई भर्ती एजेंसियां जैसे आयोग वगैरह हैं, लोक सेवा आयोग, जैसे अधीनस्थ चयन आयोग आपने बनाया, सारा नरक कर दिया। नरक नहीं कर दिया, इतना स्कैंडल, इतने घोटाले, इतने प्रॉब्लम्स, तो लॉस किसका हुआ यार? लॉस अच्छे लोगों का होता है। तो जब आप फंक्शनल अप्रोच में जाएंगे, कार्य में जाएंगे, कार्य की स्थितियों में जाएंगे, तब आप जो है उसका मेरिट और डिमेरिट को पहचानेंगे। तो आपसे पूछेगा, कहो तुम क्या कहते हो, तो आप कहना कि हम जो कहना चाह रहे हैं ऐसा व्यवस्था होना है। फिर वो देखेगा कि यार ये अच्छा बोल रहा है, इसको लाओ। समझ गए ना? तो ये यूपीएससी और पीएससी का पूरा ताना बाना था। समझ में आया कुछ? इसको बस लिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। इसमें आपकी सर्विस की सिक्योरिटी मिल जाएगी, मतलब जैसे कि आर्टिकल 311 वगैरह हम जाएंगे, सुरक्षा की बात है। जैसे आप आईएएस बन गए तो आपकी नौकरी ऐसे नहीं ऐसे चली गई फटाफट, ऐसा कुछ। ठीक है।